अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुश आमदीद करेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं हीट वेव, जो मौसमियाती हिद्दत बढ़ती ही चली जा रही है, उस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में ना सिर्फ सियासत में शिद्दत पसंदी है बल्कि मौसमियाती शिद्दत पसंदी भी सामने आ रही है। इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि मौसमियाती तब्दीली, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात के मसाइल को जो सामने लाया गया और इसको जो डिलीवर करने की कोशिश की गई थी, वो साबिक हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई थी। बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम को कई बार उन्होंने नुमाया करने की कोशिश की। हुकूमत ने मुतनाज़ चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत मनसूबों को जारी भी रखा, जिसमें बहुत से मनसूबे माहौल दोस्त भी नहीं थे। इनका इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल इम्पैक्ट इनका क्या आया? इसके साथ साथ अप्रैल 12 2022 को नई हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के एक दिन बाद पाकिस्तान में तवानाई के मुस्तक़बिल के हवाले से थर्ड पोल ने एक पैनल डिस्कशन की मेज़बानी की और उसमें जो जो डिस्कशन हुई उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ पे शामिल करूँगी प्रोग्राम के इब्तदाइये में, कि जहाँ तक मौसमियाती तब्दीलियों का ताल्लुक है, पाकिस्तान बीच तूफान की ज़द में है और अपनी हुकूमत के लिए जिस्म का तयन किया है, इस सूरत हाल के मुताबिक ही था। कुछ पैरामीटर तय किए ताकि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान मसले का हिस्सा ना बने बल्कि एक कोशिश रही कि आलमी हल का हिस्सा बना जाए। इसके साथ साथ एक शाख पाकिस्तान को साफ तवानाई पर इन्हिसार की तरफ मुंतकिल करना भी है। तीसरा कदम जो था उसे रिचार्ज पाकिस्तान कहा जाता है, जो सैलाबी पानी को ज़ाया होने के बजाय हमारे तबाहशुदा दलदली ज़मीनों और ज़ेरे ज़मीन पानी को दोबारा चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये तमाम इक़दाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सुस्त रवि या सिंध बदलने से पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ माहौलियाती बल्कि समाजी इक़्तिसादी नताइज भी मुरत्तब होंगे। पाकिस्तान की तवानाई और माहौलियात के मुस्तक़बिल के लिए जो फंडिंग के मामलात जो चल रही हैं, हमारी हुकूमत के पास आलमी हिमायत भी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात प्रोग्राम UNEP ने पाकिस्तान को आलमी जंगलात का चैंपियन करार दिया और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को फितरत का चैंपियन करार दिया। जब इतना पाकिस्तान एक हवाले से चैंपियन भी है इन मामलात को लेकर, लेकिन दूसरी जानिब हम ग्लोबल वार्मिंग की ज़द में भी हैं। इसके वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या है, कैसे इनसे निकला जा सकता है, इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मैं बात करूंगी। आज खुसूसी तौर पर मैंने वक्त लिया है। जावेद अली खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, XDG एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और अभी मौजूदा जो वो अपनी खिदमात दे रही हैं वो कंट्री प्रोग्राम मैनेजर हैं UN हैबिटेट। जावेद अली खान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर सबसे पहले जी सर, सबसे पहले जावेद अली खान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मौसमियाती हिद्दत जो बढ़ती ही चली जा रही है, हीट वेव के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात भी शो किए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ पैरामीटर्स भी सेट करने की कोशिश की, गो कि अब मौसम कुछ तब्दीली की तरफ भी जाएगा और बारिशों का मौसम भी शुरू होगा। 24 या 25 की तारीख दी जा रही है, लेकिन ये जो मौसमियाती शिद्दत है, इसमें किस तरीके से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, इससे बच सकते हैं और इससे निकला जा सकता है? बहुत शुक्रिया इरम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये पूरे प्लेनेट को थ्रेट कर रही है, पूरी प्लेनेट की एग्जिस्टेंस को थ्रेट कर रही है। इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट बना है और पेरिस एग्रीमेंट का मकसद ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को या टेम्परेचर को 1.5 डिग्री या इससे कम पर रखा जाए, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। मैं आपको वो ग्लोबल सिचुएशन या ग्लोबल सिनेरियो बता रहा हूँ क्लाइमेट चेंज का, जिससे कि पूरी प्लेनेट और सारी ह्यूमैनिटी, उसके एग्जिस्टेंस उसकी जो है वो थ्रेट में है। और अब दूसरी बात ये है कि चूंकि 1.5 डिग्री का टेम्परेचर अचीव जो है वो नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह ये है कि जो बड़े मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, पहले जो तरीका था उसमें दुनिया के दो तरह से कंट्रीज को कैटेगराइज किया गया था। एक था एनेक्स 1 कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज हैं और एक जो है नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज यानी डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें ये तय था कि वो जो है ना नॉन डेवलपिंग कंट्रीज को चूंकि ग्लोबल वार्मिंग उनके गलत डेवलपमेंट के मॉडल से गलत तरीके से पैदा हुई है और पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है, खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज को, तो उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मॉनेटरी भी और टेक्नोलॉजी की भी। लेकिन ऐसा
نہیں ہوا اور نہ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ جیسے ہمارا پاکستان رہا ہے, ہم 0.1% گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یعنی 1% سے بھی کم ہم جو ہے وہ گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ٹاپ 10 ولنریبل کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں, اس لیے کہ یعنی دنیا میں جو متاثرہ ممالک ہیں ان میں کبھی پاکستان 1 نمبر پہ تھا, پھر کبھی 5 نمبر پہ, کبھی 7 نمبر پہ, لیکن 10 بڑے متاثرہ ملکوں میں ہمیشہ سے شامل رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا ہوا تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اب وہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ پاکستان کو کس طرح بچایا جائے. تو بچانے کا یہ ہے کہ چونکہ ہماری آبادی دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اتنی بڑی آبادی ہمارے ملک میں ہے, اور وہ کلائمیٹ چینج کے دیکھیں, بارش ہوتی ہے تو فلڈنگ سے بھی متاثر ہوتی ہے, اربن ہیٹ آئیلینڈ یہ جو ابھی ہیٹ ویو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے, خشک سالی سے متاثر ہوتی ہے, یعنی ہر طرح کے جو ماحولیاتی اثرات ہیں, یعنی قحط سالی یہاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, سیلاب اس کی وجہ سے آتے ہیں, گرمی جو ہے اس کی وجہ سے آتی ہے, اور ہم سارے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اب جو ہمارا ذمہ ہمارے رہ جاتا ہے, آپ نے پچھلی حکومت کو بھی دیکھا ہوگا, یا میں تو چونکہ 30 سال سے وزارت ماحولیات میں ہوں تو میں مطلب تھا, اب تو ریٹائر ہو گیا ہوں, لیکن یہ کہ ابھی بھی میرا تعلق وزارت ماحولیات سے کافی گہرا ہے, کیونکہ یو این ہیبیٹاٹ کی فوکل ایجنسی وزارت ماحولیات یا موسمیاتی تبدیلی, ہماری یو این کی فوکل ایجنسی وہ ہے ہیبیٹاٹ کے لیے, جو ہاؤسنگ اور ہیومن سیٹلمنٹس کو اور اربن ایشوز کو ڈیل کرتی ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا ابھی بھی بہت گہرا تعلق ہے, اور ہم ان ساری چیزوں پر کافی اس کے تندہی سے کام کر رہے ہیں. 2-3 اربن فلڈنگ کے پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں, اور اسی طرح سے ہیٹ ویو کے اوپر بھی ہم بہت گورنمنٹ کے ساتھ مل کر تجویز بنا رہے ہیں, اور بہت عنقریب انشاءاللہ لانچ بھی کر دیں گے. تو یہ اب ان کی وجوہات پر اگر آپ آنا چاہتی ہیں کہ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے یا کیوں پیدا ہو رہی ہے, تو آپ یہ سمجھتے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اکراس دی بورڈ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ جو ہے, چاہے وہ خشک سالی ہو, چاہے وہ فلڈ ہو, چاہے وہ ہیٹ ویو ہو, ہم متاثر تو ہو رہے ہیں ان اثرات کی وجہ سے, کیونکہ دنیا گلوبل وارمنگ بڑھا رہی ہے, اور وہ بڑھاتے ہیں اور ہم متاثر ہوتے ہیں. اب ہمارا جو طریقہ ہے کلائمیٹ چینج کے اندر 2 ہی طریقے ہیں عمل کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ قابو پا لیا جائے, تو وہ جو قابو پانے کا طریقہ پاکستان نے اختیار کیا, 10 بلین سونامی جو لارج اسکیل ٹری پلانٹیشن کا طریقہ تھا, وہ ہمارا ایک طرح کا بہت اچھا میٹیگیشن کا تھا. تاکہ دیکھیں کلائمیٹ کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک مائکرو کلائمیٹ, ایک میکرو کلائمیٹ, یعنی ایک بڑی اسکیل پر جو وہ ہوتا ہے وہ, اور ایک مائکرو کلائمیٹ وہ ہے جو کہ علاقائی اس پر. تو آپ جیسے کراچی ہے, کراچی میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیٹ ویو کا اثر ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ کراچی میں وہ آپ پورا شہر جو ہے وہ برک اینڈ مارٹرز کا, یعنی سیمنٹ اور اینٹوں اور پتھروں کا جو ہے نا شہر بن گیا ہے. خالی جگہ جو سارے کا سارا اتنا ڈینس ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں ہوا سرکولیٹ نہیں کرتی ہے. بلڈنگ اتنی زیادہ ہیں کہ ٹیمپریچر ٹریپ ہو جاتا ہے, یعنی گرمی اگر وہ ہونا کہ ہوا چل رہی ہو اور وہ بہا کر لے جاتی ہے اس کے اثر کو, یا اڑا کر لے جاتی ہے, لیکن یہاں تو حدت یا گرمی جو زمین پہ پڑتی ہے وہ ایبزارب ہو جاتی ہے اور وہیں کے وہیں قائم رہتی ہے, ٹریپ ہو جاتی ہے. اور اس کو ایبزارب ہونے سے بچانے کے لیے, ٹریپ ہونے سے بچانے کے لیے جتنی زیادہ گرینری ہوگی تبھی اس کی شدت پسندی کو اور حدت کو کم کیا جا سکے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, جتنی زیادہ
अब बिल्डिंग बाई लॉज यहाँ पर तो जो है ना बिल्कुल 100% बहुत ज्यादा वायलेशन हो रही है, कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। तो जब तक के बिल्डिंग बाई लॉज को, टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस में जरूरी है कि आप 40% जमीन खाली रखें, आप सब्ज रखें, रोड में रखें, आप प्ले एरिया में रखें, ग्रीनरी रखें। तो अर्बन फॉरेस्ट्री का यूएन हैबिटाट अभी जो है वो यही कैंपेन चला रही है कि आपने फॉरेस्ट्री का जंगल तो उगा दिए, लेकिन आपने शहर की तरफ तो तवज्जो दी ही नहीं है। ठीक है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री जो है ना, इसकी बहुत जरूरत है कि शहरों में जो है वो प्लांटेशन को बहुत मैसिव स्केल पर और बहुत मतलब तंदही के साथ एक जामे प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जाए। पार्क्स एंड प्ले एरियाज, ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस, रोड साइड प्लांटेशन। और आजकल तो देखें, हम लोग जो अभी तजवीज हमने दी हुई है और जी। मुमकिन है कि अनकरीब हम लॉन्च करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि जो शेडेड एरियाज हैं उनको बढ़ाया जाए, जैसे बस स्टॉप है, जहां पर टर्मिनल्स हैं, बस के टर्मिनल्स हैं, और जगह हैं जहां लोग यानी वहां वो जाकर थोड़ा सुस्ता सकें, आराम का मतलब उनको साया मिल जाए, वहां पर पीने का पानी मिल जाए, वहां पर थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। यानी अगर बस स्टैंड को ही आप समझे ना कि सबज कपड़े जैसे होते हैं आजकल, गार्डन वगैरह ये यूज किए जाते हैं या कंस्ट्रक्शन में, उससे आप अगर उसको ढांप दें या उसको वो कर दें, वहां पर कूलर रख दें, वहां पर आप डेजर्ट कूलर रख दें, वहां पर आप डिस्पेंसर टाइप की चीज रख दें, सोलर के जरिए उनको चला लें। तो ये सारी चीजें हम कॉरपोरेट सेक्टर को कह रहे हैं कि आप लोग, उनका एक जिम्मेदारी होती है सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आप देखें कि महंगाई का कितना बुरा हाल है, हर आदमी जो है वो इतनी ज्यादा मुतासिर हो रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, आखिर कारोबारी लोगों को ही जा रहे हैं। तो कम से कम वो अवाम की खातिर इतना तो कर दें कि मिलकर जो है वो, बेशक उनकी तख्ती लग जाए कि उन्होंने जो है ये काम किया वो काम किया, लेकिन जिस चीज की जरूरत है, जिससे लोग मर रहे हैं, जिससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, यही आबादी तो है जिससे वो पैसे कमाते हैं। ठीक है। क्यों ना इनकी भलाई के लिए, बका के लिए कुछ खर्च करें। ठीक है, आपने कहा कि ये एक तो कंस्ट्रक्शन का पहलू बहुत ज्यादा है, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता। दूसरी जानिब आपने कहा कि ये जितने भी एरियाज है, ट्रैवलिंग एरियाज हैं, वहाँ पे बस स्टैंड्स वगैरह पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन जावेद अली खान, सबसे बड़ा जो एक फैक्टर ये भी है कि जितनी भी तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमने ये भी देखा है कि जितने भी कारोबारी हजरात हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं कि जिसकी वजह से वो माहौलियाती आलूदगी बढ़ती ही चली जा रही है। तो उस एक माहौलियाती आलूदगी को, फैक्टर को कम करने के लिए क्या क्या मुहरकात हैं और क्या क्या करना होगा? जी, देखें ना, इसके लिए तो नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि आपने जो है मतलब हमारी फैक्ट्रियां वो आलूदा हवा को आलूद कर रही हैं, गाड़ियां रोड पर, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रही है। फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान में खुदा का दिया इतना हाइड्रो पावर, सोलर और विंड और हजार किस्म के एनर्जी के सोर्सेज हैं, लेकिन हम तेल जलाकर बिजली पैदा कर रहे हैं। यानी ये इंतहाई बदकिस्मती है कि आपको अल्लाह ने नवाजा उन चीजों से जिसके जरिए आप आलूदगी पैदा किए बगैर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो यानी हुकूमत को और सारे अदारों को इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। हुकूमत तो खास तौर पर पाकिस्तान में तो हर रोज आती है, हर रोज जाती है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि इस तरह से जो है वो हर चीज को लपेट सपेट दिया जाए। बात तो ये है कि जो मुल्क के लिए और आवाम के लिए बेहतर है वो चीज हमेशा से चलनी चाहिए। और फिर ये कि एक ऐसा प्लान बन जाए जो कि बगैर किसी तब्दीली के चलता रहे। मैंने तो बाहर देखें, मैं तो अब रिटायर हो चुका हूं और अब जो है यूएन में काम कर रहा हूं,
لیکن بات یہ پوری دنیا ہم نے دیکھی ہے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا بڑے بڑے کام جو قومی اہمیت کے یا نوعیت کے ہوں اس کو کسی طرح بھی متاثر نہیں ہوا جاتا، چاہے بہت جتنی حکومت آئیں یا جتنی جائیں۔ تو میں کہتا ہوں وہ جو اچھے عمل اچھے پروگرام ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا چاہیے، ہر آنے والی حکومت اس میں اضافہ کر کے جائے۔ اپنے پروگرام کے حوالے سے جو بات کی ہے، پاکستان نے آب و ہوا سے ہم آہنگ ایک بہت ہی واضح ویژن پیش کیا تھا اور یہی فنڈز کے لیے کشش بھی تھی۔ ورلڈ بینک نے کووڈ 19 کے دور میں 120 ملین امریکی ڈالر دیے جب پاکستان نے اپنے گرین سٹیمولس پروگرام کا اعلان کیا جس سے لوگوں کو ملازمتیں پیدا کرنے میں مدد مل سکتی، اور اس فنڈ کے مراحل بھی طے کیے گئے تھے۔ اور یہ ایک اور مثال ورلڈ بینک کا دنیا کا پہلے نیچر پالیسی پر مبنی قرض دینے کا یہ پروگرام ہے جس کا 90% کام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہو بھی چکا ہے، اور پاکستان کے صاف توانائی کے مستقبل کے ویژن کے مقرر کردہ اہداف حاصل کرنے میں کوئی کسی صورت ناکامی نہیں ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور یہ جو اہداف حاصل کرنے کی بات ہے یہ واقعی اہداف حاصل ہو سکیں گے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے اور کام ہوا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی آگے بڑھانے کی بہت گنجائش ہے۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ میں ایک بات آپ کو ویسے آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے سیکریٹری تھے سکندر جمالی صاحب، جب ماحولیاتی 1997 میں یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ بنا اور یہ اسمبلی میں پیش ہوا، میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور احمد محمود صاحب وزیر تھے ماحولیات کے، اور وہاں پر کابینہ میں جب یہ بل پیش کیا گیا تو ہر سیاسی جماعت نے اس کو سراہا اور یہ کہا، ایک بھی اپوزیشن نہیں آئی اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا کہ اچھے کام میں ہم سب شامل ہیں اور سب نے اس پر حصہ لیا کہ میری حکومت میں ہم نے یہ کیا تھا، دوسروں نے کہا میری حکومت میں ہم نے یہ کیا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں انسانی فلاحی کام جو ہیں یا انسان کی بھلائی کے جو کام ہیں اس میں چاہے کوئی بھی جماعت ہو سب کا متفقہ ایک ہی مطلب خیال ہے اور رجحان ہے سب کے سب۔ تو اس کو ہم اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اور زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور زیادہ جامع پالیسی بنا سکتے ہیں اور زیادہ جامع پروگرام بنا سکتے ہیں کہ یہ چونکہ ہماری پوری قوم کا مسئلہ ہے، ساری عوام کا مسئلہ ہے، ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ اور بہت سیریسنس کے ساتھ اور بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو ملا کر۔ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اوپر والے جو ہے اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سارا کچھ انہی کے کو معلوم ہے اور سب کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ جو آبادی ہوتی ہے جہاں لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھ کر کیا جاتا ہے کہ یہ کام حکومت کرنے جا رہی ہے یا یہ فیکٹری لگانا ہے یا یہ کام کرنا ہے، تو ساری عوام اس کے اندر حصہ بن جاتی ہے، وہاں کے لوگ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو اس کا حصہ بنائیں گے ہی نہیں اور پھر شکایت کرتے رہیں گے، تو میں نے تو پوری زندگی چونکہ اس میں گزاری ہے تو مجھ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ ان کو آگاہ کریں کہ اس کے برے اثرات کتنے ہیں۔ یعنی ہوا جو لیتے ہیں، مجھ کو یاد ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو کارخانے دار ہوا میں آلودگی پیدا کر رہا ہے وہ بھی وہی سانس لے رہا ہے، اس کے بچے بھی وہی سانس لے رہے ہیں۔ پانی اگر آلودہ کر رہا ہے تو وہ بھی وہی پی رہا ہے، اس کے بچے بھی وہی پی رہے ہیں۔ تو ان کو اس بات سے جب آپ آگاہ کریں گی تو ان کا جب اصل میں جو جتنے مسئلے ہیں نا یہ مائنڈ سیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کی نا آگاہی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ آگاہی ان میں دیں گی اور ان کا بیہیورل چینج یعنی جو رہن سہن ہے یا ان کا طریقہ ہے جب وہ بدلے گا تبھی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں گلوبل طریقے پر یہ اس کو کہتے ہیں ہیومن انڈیوسڈ ایکشن، انسان کا پیدا کیا ہوا
अमल से ये तबाही आई है या क्लाइमेट चेंज पैदा हो रहा है। ठीक है, इंसान के पैदा किए हुए करना है कि तुमने गलती कहाँ कहाँ की, कैसे कैसे गलती हो रही है, वो गलती कैसे सुधारी जा सकती है। तो इन सारी चीजों में अगर एक जामे पॉलिसी या जामे प्रोग्राम बने तो यकीन करें कि बहुत सारी चीजें बहुत कम पैसों में यानी खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जितनी भी आपने बातें की हैं, पॉइंट्स किए हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि प्रोग्राम तमाम लोग जो हैं इन पॉइंट्स पर गौर करें, फिक्र करें कि ये जो एक इंसान का पैदा किया हुआ अमल है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, आपने कहा जामे पॉलिसी होनी चाहिए, तमाम लोगों को साथ मिलाना चाहिए, अपनी आवाम को साथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है, ज़राई मुल्क है, उसके हवाले से अगर हम एक जामे पॉलिसी बना लेते हैं, अगर तवानाई के फैक्टर्स को देखना है और हमने अपनी इंडस्ट्रीज को चलाना है तो उसके हवाले से एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए कि कम से कम किस तरह से जो माहौलियाती आलूदगी है उसको किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर अगर अवाम अपना किरदार अदा करना चाहें, अपना रोल प्ले करना चाहें तो गार्डनिंग की तरफ आएँ। हमने ये भी देखा प्लांटेशन की तरफ आएँ। जब किचन गार्डनिंग करेंगे तो एक तो उनके किचन के अखराजात भी बचत होगी और दूसरा ग्रीनरी भी होगी और एक हेल्दी एक्टिविटी होगी पूरी फैमिली के लिए। तो ये वो मुहर्रकात है जिन पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर हमने मौसमियाती शिद्दत पसंदी से बचना है और अपनी फैमिली को बचाना है तो इस सारे अमल का हिस्सा जरूर बनना होगा। बहुत शुक्रिया जावेद अली खान साहब, XDG एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड UN हैबिटेट कंट्री प्रोग्राम मैनेजर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद, स्काइप पर मौजूद थे। मजीद भी सवाल से बात करें, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और बात हो रही है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो शिद्दत पसंदी आती चली जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग की जब बात की जाती है, मौसम की शिद्दत पसंदी की बात की जाती है, क्योंकि हीट वेव के हवाले से अलर्ट जो जारी किया गया, तमाम शहरियों को कहा गया कि अपने आप को महफूज रखें और मौसम जैसे ही तब्दील होता है उसके बाद भी जो सूरत हाल होगी, क्या मुहर्रकात रहे और जो गुज़श्ता हुकूमत थी, गुज़श्ता हुकूमत में कौन कौन से काम हुए, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली, पानी के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात के मसाइल को सामने लाने का सेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहता है। हम मौक़िफ़ लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमदा साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आलिया हमदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में कई बार नुमाया किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी मसले को। इसी दौरान हुकूमत ने मुतनाज़ चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों को भी जारी रखा। आप क्या समझती हैं कि जब आपके दौरे इक़्तिदार था इस मसले को किस हद तक सीरियसली लिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग और ये जो ग्लोबल इम्पैक्ट है इससे बचाया जा सके, इससे महफूज रहा जा सके? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि दुनिया को अभी जो नए थ्रेट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा थ्रेट ये ग्लोबल वार्मिंग का है और पाकिस्तान ने लीड किया है इसके अंदर। आपने बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट्स देखी होंगी और जिस तरह से उन्होंने बिलियन सुनामी फ्री को एक्नॉलेज किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर पाकिस्तान ने लीडिंग रोल अदा किया और लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से, डिफरेंट कंट्रीज से, इमरान खान साहब के एक्सपीरियंस और पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से पूरी दुनिया को लर्न करने की जरूरत है। आज से पहले मैं ये नहीं कहती, लेकिन हमने पिछले 75 साल में कभी भी किसी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं देखी कि एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करनी चाहिए, डैम्स बनाने के ऊपर बात करनी चाहिए, दरख्त लगाने के ऊपर बात करनी चाहिए। प्रॉपर हमने एक कैंपेन स्टार्ट की और उस कैंपेन के बाद बच्चा बच्चा स्टूडेंट्स देखे आपने, हमारे मतलब ऑल एजेस they participated in ये जो ट्री प्लांटेशन की एक ड्राइव थी उसके अंदर, और हम डिफरेंट टाइम्स में मोटिवेट करते रहे सबको कि इसका हिस्सा बने। अब जब से मैं ये तकरीबन गोइंग टू बी 6 वीक्स इस हुकूमत क्या हुए, मुझे अफसोस ये नहीं है, मुझे अफसोस ये है कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में शिरानी, मूसा खेल, सब तहसील, दमरी, प्लास्टिन के जंगलात में आग लगी हुई है और वहां पर
कई हफ्तों से, मतलब 9 मई से वहां पर जंगलात में आग लगी हुई है। और मैं ये जो हमारी बहुत ज्यादा फ्रंट लाइन के ऊपर शेरी रहमान साहिबा लड़ाइयां करती थी और ऑपोजिशन को मलाइन करने की कोशिश करती थी, उन्होंने वहां के इमेजेस देखे हैं उन जंगलात की, जिस तरह वहां पर जानवरों की तस्वीरें आ रही हैं। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। क्या बलूचिस्तान हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या वहां के जो बेज़बान है, जिस तरह से वो उस आग से बच रहे हैं, हम क्यों नहीं उस आग को बुझाने का पिछले 2 हफ्ते से बंदोबस्त कर नहीं पा रहे? यहाँ पर पहली दफा जो एक टीवी चैनल था, 17 मई को उसने जो 9 मई की लगी हुई आग है उसके बारे में आवाज उठाई। आज तक मैं ये देख रही हूँ कि आज हम यहाँ पर आपसे बात करें इन सारे इश्यूज के ऊपर, अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस सारी चीज को बुरी तरह नजरअंदाज किए। क्यों? क्या ये बलूचिस्तान के जंगलात में लगी हुई आग है या इस हुकूमत की प्रायोरिटी है ही नहीं? मतलब जो इमेजेस वहां के नजर आ रहे हैं और जो इमेजेस अब तो मैं ये देख रही हूँ कि दुनिया के इदारे जो एनवायरमेंट पर बात करते हैं वो उस पर बात करें, लेकिन हमारी हुकूमत खामोश है। शेरी रहमान साहिबा की टाइम लाइन, उनका ट्विटर खामोश है, वो इसके बारे में कोई चीज, कोई लाया अमल नहीं देंगे। क्या वहां भी तरीके इंसाफ को जाना पड़ेगा? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पाइन ट्री कोहे सलमान का 9 मई से जल रहा है, यानी 11 दिन हो गए हैं। ना हमें फेडरल हुकूमत ना प्रोविंशियल हुकूमत वहां पर नजर आ गई। मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से इतना कहना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा मसला है, खुदारा इसको आसान ना लें। ये हमने जो एक ड्राइव शुरू की थी, ये हमने इलेक्शन जीतने के लिए नहीं की थी, ये आइंदा आने वाली नस्लों के लिए की थी। तो उन आइंदा आने वाली नस्लों के लिए दरख्त लगाएं, डैम बनाएं, जंगलात की आग बुझाएं, जो हमारे चिरिंद परिंदे उनको महफूज बनाएं, ये जो बेज़बान जानवर हैं, खुदारा उनकी बददुआएं ना लें। और आपके तवज्जुह से मैं बलूचिस्तान हुकूमत को, मैं फेडरल हुकूमत को ये कहना चाहती हूँ कि इस मसले के ऊपर भी तवज्जो दें, जल्द अज जल्द वहां पर ये जो है इस आग पर काबू पाए। ये बहुत बड़ा लॉस भी है, सिर्फ जंगलात का ही नहीं, वहां रहने वाले जो जानवर हैं उनके लिए, वहां जो उसकी जो वार्मिंग से जो आसपास के लोग सफर कर रहे हैं। प्लीज आप भी इस मसले को उठाएं, हम भी इसको उठा रहे हैं। और ये किसी एक हुकूमत का, किसी एक, यानी सिर्फ इमरान खान का ये मसला नहीं है। अगर इमरान खान ने इस सिलसिले में वो कोई काम किया है तो इसीलिए किया है कि आज का दरख्त मेरी आने वाली जनरेशन उससे फल खाएगी। तो मैं आपको कह रही हूँ ये मसला बहुत इम्पोर्टेंट है। सियासी गहमा गहमी में हम इतने इम्पोर्टेंट मसलों को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब मैं पॉलिटिकली अगर पॉइंट स्कोर कर रही होती तो मैं सिर्फ इतना कहती कि बाकी चीजों पर तो ये हुकूमत ना अहल थी ही, लेकिन इस इम्पोर्टेंट इश्यू को जब पूरी दुनिया, मतलब अभी आपने देखा है COP21 हुआ है कि दुनिया उसमें पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रही है, जो अच्छी पॉलिसीज है इमरान खान साहब की उनको लेकर चले, बजाय इसके कि आप जमीन के ऊपर दरख्त गिनने के, आप उन दरख्तों को ज्यादा करें। ठीक है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरीके से सामने आया है, जितनी भी पॉइंट्स आपने सामने रखी हैं, जो प्लान आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्लान लेकर आई थी और ये प्लान अवामी खिदमत का प्लान है, पाकिस्तान के लोगों का प्लान है और उस प्लान के ऊपर सियासत नहीं होती है। उस प्लान के ऊपर जो भी जमात है उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो हादसा हुआ है, जो सानिया हुआ, वहाँ के लोगों के लिए इमदाद का तो ऐलान कर दिया, लेकिन बहुत सारे वाक़यात और हादसात ऐसे भी होती हैं कि जिनको आगे वो वाक़यात और हादसात ना उनसे बचने के हवाले से कुछ पैरामीटर्स तय कर रही होते हैं, क्योंकि सिर्फ अमाउंट या मदद कर देना ही उसका मुतबादल नहीं होता। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट सामने रखी हैं कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए ये मामला और इनको सीरियस लेना होगा और इसी को सीरियस लेते हुए, इन्हीं मामला को सामने रखते हुए हम अपने जो माहौलियाती आलूदगी है उसको भी कम कर सकते हैं, माहौल दोस्त एनवायरनमेंट पैदा कर सकते हैं, अपने जो लोग हैं उनको बचा सकती हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकती हैं और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के हवाले से भी प्लान जो है उस पर काम करने की और गौर फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हो जाते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।